तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 4 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं और बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, सीधे सीधे अपने पीडीएफ से आ रहे हैं। इसीलिए आपसे कहते हैं कि भाई हर शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देखा करो। अभी कल शाम वाला सेम टू सेम हूबहू प्रश्न इस शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो, सारा एग्जाम एनालिसिस, एएसआई और एमपीएसआई का भी एनालिसिस आप तक पहुंच सके। शुरुआत करते हैं जिन्होंने प्रश्न भेजे उनके नाम के साथ में। सचिन मौर्य जी 80 नंबर, अनीस गुप्ता जी 78 नंबर, आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करेंगे साइंस से। थोड़ा आवाज़ को मैनेज कीजिएगा, ज़्यादा तेज नहीं बोल पाएंगे, पता ही है आप सब लोगों को। शुरुआत करते हैं। देखिए, तो ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कार्य होता है पौधों के लिए, कि पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या कार्य करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। देखिए, तो पानी के साथ में मिलकर के शर्करा यानी कि पौधों के लिए ऊर्जा का निर्माण करती है। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा माल प्रदान करती है जो उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक है। CO2 सूर्य के साथ प्रकाश और पानी के साथ मिलकर के शर्करा यानी कि ऊर्जा बनाती है, जिसे पौधे श्वसन और अन्य कार्यों के लिए उपयोग में लाते हैं। इसके अलावा यह पौधों के रंध्रों को खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करती है, जिससे वे गैसों का आदान प्रदान अच्छे से कर पाते हैं। तो ये कार्य होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का पौधों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न बताने से पहले आप लोगों को बता दें भाई, जिन लोगों का एग्जाम हो चुका है या फिर जिनका MPASI का भी एग्जाम आने वाला है, MPSI का एग्जाम आने वाला है, वो लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। जिस तरह से MP पुलिस कांस्टेबल में अपनी PDF नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और जो लोग एग्ज़ाम देकर आते हैं सीधे कमेंट भी करते हैं। जैसे इन भाई के 80 नंबर आए हैं, मात्र 8 दिनों में इन्होंने हमारी पीडीएफ को कंप्लीट किया था। आप भी पीडीएफ लेकर के अच्छे से कंप्लीट करके जाइए। अगर आप 6 से 7 घंटा डेली पढ़ते हैं तो 2 से 3 दिनों में भी इन पीडीएफ्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये नोट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, नोट्स का स्क्रीनशॉट भी है। और इन भाई के 89 नंबर आए हैं ST कैटेगरी के, और ये नोट्स आपको हमारे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, व्हाट्सएप का ही हमने स्क्रीनशॉट लगाया है। तो आप भी ये नोट्स लेकर के अपनी तैयारी को बेहतरीन करके एग्जाम देने जा सकते हैं। MP पुलिस कांस्टेबल, ASI, LDC के कंप्लीट नोट्स मात्र 179 179 उपलब्ध हैं, जिसमें आपको गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, MPG के इन सबके कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स, अभी तक जितना भी एग्जाम एनालिसिस कराया सबकी PDF, इसके अलावा सब प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा जिसका MPSI का एग्जाम है 199 रुपये में आपको MPSI के कंप्लीट नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, 8 से 9 सब्जेक्ट हैं, इन सब के कंप्लीट नोट्स आपको मात्र 199 रुपये में उपलब्ध कराए जाएंगे। जिस तरह से MP पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम में प्रश्न अपने आ रहे हैं, उसी तरह से MPSI ASI में भी आएंगे। देखिए कैसे प्राप्त करेंगे, छोटी सी प्रक्रिया है। ये QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर अगर आपको MP पुलिस कांस्टेबल, ASI, LDC, होमगार्ड के नोट चाहिए तो मात्र 179 रुपये का पेमेंट करना है। MPSI के नोट्स के लिए मात्र 199 का पेमेंट करना है। ये दोनों नोट्स एक साथ में चाहिए तो मात्र 300 रुपये का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आपको आगे के सारे नोट्स मिलते रहेंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। साइंस का अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में किसी वस्तु को कहां पर रखेंगे जिससे कि उसका जो आवर्ती प्रतिबिंब है वो सबसे बड़ा प्राप्त हो। तो भाई ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए जो वस्तु है उसे प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी के बीच में आपको रखना होगा। देखिए, तो उत्तल लेंस में सबसे बड़ा आवर्ती प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस के प्रकाशिक केंद्र यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस दूरी के बीच में रखा जाना चाहिए, फोकस के बीच में। ऐसा करने पर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। आकार वस्तु से बहुत बड़ा आवर्ती प्रतिबिंब प्राप्त होगा और स्थान उसी तरफ प्राप्त होगा जिस तरफ वस्तु रखी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में कौन सा कार्य फ्लोएम के द्वारा नहीं किया जा सकता है, ये पूछा गया था। तो खनिज को ट्रांसफर करने का काम फ्लोएम नहीं करता है। फ्लोएम क्या क्या कार्य करता है वो देख लेते हैं। तो देखिए, फ्लोएम खनिज को ट्रांसफर नहीं करता है, बल्कि यह भोजन के शर्करा एवं अन्य कार्बनिक तत्वों को पौधों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाता है। फ्लोएम का मुख्य कार्य पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाए गए भोजन को तने और जड़ों तक पहुंचाना है। ठीक है, और जो खनिजों को पहुंचाने का काम कौन करता है, तो जाइलम करता है। देखो इसकी ट्रिक भी आपको बताई थी। अगर जाइलम लिखा हुआ है जाइलम, तो जा से जाइलम, जा से जल, यानी कि जो जाइलम है वो जल को पहुंचाएगा। ठीक है, इसके बाद में फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम क्या करता है, अगर जाइलम जल को पहुंचा रहा है तो फ्लोएम जो है वो भोजन को पहुंचाएगा। ठीक है, और जो खनिज लवण तत्व होते हैं वो जल के अंदर उपलब्ध होते हैं, इसलिए जाइलम की मदद से खनिज लवण पहुंचते हैं और फ्लोएम की मदद से खाना पहुंचता है। ठीक है,
तो जाइलम वह ऊतक है जो जल और खनिज लवण को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। फ्लोएम के वे कार्य जो फ्लोएम के कार्य नहीं है वो देख लेते हैं, यही पूछा गया था। और जो काम फ्लोएम का नहीं होगा वो काम जाइलम का होगा। ठीक है, देखिए तो खनिजों का परिवहन, फ्लोएम खनिजों को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, यह काम जाइलम करता है। जल का परिवहन, फ्लोएम जल का परिवहन के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये कार्य भी कौन करेगा, जाइलम करेगा। संरचनात्मक सहारा, फ्लोएम संरचनात्मक सहारा प्रदान नहीं करता है, ये काम भी जाइलम के द्वारा किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड को 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो उसे निकालने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आपको जल से अपक्रिया करानी होगी। ऑप्शन में ये दिया भी गया था, जल से अपक्रिया कराएंगे, क्या क्या करेंगे। तो देखिए किस तरह से कराएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे हम CO कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में बदलने के लिए जल के साथ अपक्रिया करानी पड़ेगी। ठीक है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन मोनोऑक्साइड के वाष्प के साथ अपक्रिया करने पर CO2 गैस और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अपक्रिया को पूरा करने के लिए पानी यानी जलवाष्प और एक उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को जलवाष्प के साथ मिला करके जल के साथ में क्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं भाई, देखिए 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न है, धातु ऑक्साइड को गैल्वनाइजेशन में गर्म क्षार में हटाने के लिए क्या लेप किया जाता है। यानी धातु के ऊपर से क्षार पे प्रक्रिया कराने के बाद में, मतलब जो है गैल्वनाइजेशन में गर्म क्षार में रख करके उसको प्रक्रिया कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो जस्ते का इस्तेमाल किया जाता है। गैल्वनाइजेशन से सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, देखिए तो गर्म क्षार में धातु ऑक्साइड हटाने के लिए जस्ते के लेप यानी कि जिंक कोटिंग का उपयोग कराते हैं। खासकर गैल्वनाइजेशन प्रक्रिया के अंतिम चरणों में यह लेप धातु की सतह पर मौजूद अवांछित ऑक्साइड को हटाता है, जिससे जस्ते की परत का अच्छा आसंजन होता है और जंग लगने से बच जाता है। बाकी इसको आप पढ़ लेना, क्योंकि थोड़ा बोलने में समस्या हो रही है ना, खांसी बिल्कुल अपने चरम लेवल पर पहुंच गई है। उम्मीद करते हैं जल्दी ठीक हो जाए, वरना आपके वीडियो बनाने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है ना। दवाई वगैरह हम ले रहे हैं, पहले जुकाम हुआ फिर खांसी हो गई, अब ये मौसम चेंज हो रहा है, एक बार तो सबको समस्या होगी। चलिए, मोरबी परियोजना ये किस नदी पर स्थित है। तो ये माछू नदी पर स्थित है। अब ये माछू नदी अभी चर्चा में रही है, क्यों रही है, इसका एक ब्रिज था वो टूट गया है, नया नया ब्रिज बनाया गया था, तो आर्क ब्रिज टूट गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई। तो ये माछू नदी चर्चा में रही है, इसी पर मोरबी परियोजना चलती है। तो मोरबी परियोजना माछू नदी पर स्थित है, यह गुजरात और सौराष्ट्र के स्थित मोराबी क्षेत्र के पास में स्थित है, जो अपने सिरेमिक उद्योग और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तराइन का युद्ध पूछा गया था कि तराइन का युद्ध कब हुआ था, राणा सांगा वाला नहीं पूछा था। तो डेट पूछी गई थी एग्जैक्ट, तो 1191, 1192 और 1216, 3 बार तराइन का युद्ध हुआ। तीनों आपको दिखा देते हैं। देखिए, तो तराइन का युद्ध 2 युद्धों की श्रृंखला है, जिसमें 1191 और 1192 ईस्वी में हुआ था। पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। दूसरा युद्ध 1192 हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में मोहम्मद गौरी को जाने दिया था, जो बाद में उनके लिए नासूर साबित हुआ। इसके अलावा तराइन का तृतीय युद्ध भी हुआ, कब, 1216 ईस्वी में इल्तुतमिश और एल्दोज के बीच में हुआ, जिसमें इल्तुतमिश जीता था। आगे बढ़ते हैं। तिघरा बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तिघरा बांध स्थित है। ठीक है, देखो जब तक अपना भैया ज़्यादा समस्या नहीं होगी, आपके लिए हम वीडियो लेकर के आते रहेंगे, है ना। तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि सर वीडियो बनाना बंद मत कर देना। भाई अगर बोलने के लायक ही नहीं रहेंगे, मतलब बोल ही नहीं पाएंगे बिल्कुल, तो कैसे बनाएंगे। जैसे अभी हमको बीच बीच में वीडियो रोकना पड़ रहा है, क्योंकि खांसी आ जाती है तो रोकना पड़ता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके साथ में खड़े हुए हैं, है ना। चलो, तो तिघरा बांध मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। यह बांध ग्वालियर शहर के पास तिघरा में सांक नदी पर बना हुआ है और शहर के लिए पीने के पानी का मुख्य स्रोत है। स्थान हो गया ग्वालियर मध्य प्रदेश, नदी हो गई सांक। ग्वालियर शहर में पीने के पानी की आपूर्ति करता है और एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल भी है तिघरा डैम। ग्वालियर वाले बहुत घूमने गए होंगे, हम भी गए भैया, बोटिंग हमने भी की है वहाँ पर। ठीक है ना, बढ़िया अच्छी बोटिंग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केन नदी किस में जाकर के मिलती है। कल सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, एज इट इज वही प्रश्न उठा करके इसमें रख दिया है। यमुना नदी मिलती है, कल इसके बारे में आपको हमने पूरा बता दिया था, इसको पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक रंग महोत्सव से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, आज फिर से पूछा है, ये भी आपको हमने बताया था। पूछा गया मध्य प्रदेश में लोक रंग महोत्सव की शुरुआत किस दिन से होती है। तो 26 जनवरी को इसकी शुरुआत होती है। देखिए, मध्य प्रदेश में लोक रंग महोत्सव हर साल 26 जनवरी को शुरू होता है और भारत के गणतंत्र दिवस के साथ में मेल खाता है। 5 दिवसीय उत्सव है, भोपाल में आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य भारत की समृद्ध जनजाति और लोक कलाओं को एक साथ में प्रदर्शित करना होता है। ठीक है, 26 जनवरी शुरुआत, 5 दिन तक चलता है, भोपाल मध्य प्रदेश में।
चलिए, धुआंधार जलप्रपात पूछा गया भैया, तो नर्मदा नदी पर है, कई बार आपको बता रखा है। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है भेड़ाघाट में। तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास भेड़ाघाट में पड़ता है और पानी के नीचे गिरने से बनने वाले धुएं जैसी धुंध आकृति की वजह से इसको धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जबलपुर में है। अगला पूछा गया था, शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत कितने से कितने उम्र के बच्चों को शामिल किया जाता है? तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को या फिर बालिकाओं को शामिल करते हैं। शिक्षा के अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है, जिनके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ये थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, आगे 86वें संविधान संशोधन पूछा जा सकता है। ठीक है, अधिनियम का उद्देश्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसी संवैधानिक संशोधन को प्रभावी बनाने का एक प्रकार है। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1 फरवरी 1325 को गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1 फरवरी 1325 को हुई। उनकी मृत्यु कड़ा मानिकपुर के पास हुई और उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करवाई गई हत्या मानी जाती है। तो मृत्यु की तिथि हो गई 1 फरवरी 1325, स्थान हो गया कड़ा मानिकपुर। कारण, कहा जाता है कि उनकी हत्या उनके सबसे बड़े बेटे जौना खां, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बना, इसने इनकी हत्या करवाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो महल जो है इनके ऊपर गिरा दिया था, इस तरह का था। चलिए, रग्बी 2027 वर्ल्ड कप ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में रग्बी 2027 का वर्ल्ड कप आयोजित होगा। देखिए, रग्बी विश्व कप 2027 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा और फाइनल सिडनी के एक और स्टेडियम में खेला जाएगा। ये सारे ऑप्शन दिए गए थे ना, एक और स्टेडियम, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, यही आपका आंसर होगा। इस टूर्नामेंट की मेजबानी 7 शहरों में की जाएगी, जिनमें पर्थ, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, एडिलेड, टाउन्सविले और न्यूकैसल शामिल है। ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शन में सिडनी एक और स्टेडियम दिया था, तो यही आप सही आंसर लगाएंगे। इसके अलावा अन्य देशों के नाम दिए गए थे। तो मेजबान ऑस्ट्रेलिया, मेजबान शहर आपको बता दिया, ब्रिस्बेन, पर्थ, मेलबर्न, सिडनी, टाउन्सविले। ठीक है, फाइनल की मेजबानी सिडनी का एकोर स्टेडियम करेगा, यही आपसे पूछा गया था। उद्घाटन पूछ सकते हैं भाई, पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में 1 अक्टूबर 2027 को इसका उद्घाटन किया जाएगा। ये देखिए, करंट अफेयर का प्रश्न है। क्रिकेट में किसी खिलाड़ी के आउट हो जाने के बाद कितनी देर के अंदर दूसरा खिलाड़ी अगर नहीं पहुंचता है उसे आउट माना जाएगा? 2 मिनट के अंदर अगर नहीं पहुंचते हैं तो आउट माना जाएगा। अभी ये घटना हुई थी वर्ल्ड कप में, जब श्रीलंका के बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज 2 मिनट लेट पहुंचे थे, मतलब कि पहुंच तो गए थे लेकिन उनका हेलमेट टूट गया था। ठीक है, हेलमेट टूट गया, दूसरा हेलमेट मंगाया, इतने में 5 से 7 मिनट का टाइम हो गया। तो बांग्लादेश के कप्तान साकिब उल हसन ने अपील की कि इनको टाइम आउट करार दिया जाना चाहिए, और टाइम आउट करार दिया गया था और उनको आउट होकर के जाना पड़ा था। ठीक है, तो 2 मिनट के अंदर पहुंचना आवश्यक है, वहां से ये प्रश्न पूछा है। हमने तो मैच भी देखा था भाई, है ना, तो अपन को इंटरेस्ट है, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। देखो, क्रिकेट में आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज को 2 मिनट के भीतर क्रीज पर आकर गार्ड लेना होगा, वरना उसे टाइम आउट घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यह समय 2 मिनट है, जबकि कुछ नियमों में यह 3 मिनट भी माना जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बात करें तो इसको हम 2 मिनट ही मानते हैं। 2 मिनट ही सही होगा और 2 मिनट ही आपका आंसर होगा। आगे बढ़िए, मैथ देख लेते हैं। देखो, दूर दूर रखे गए 2 बेलन में से कितनी प्रतिच्छेदी रेखाएं खींची जा सकती हैं? शंकु की त्रिज्या और आयतन देकर के शंकु की ऊंचाई पूछी गई थी, सीधे सूत्र वाला प्रश्न था। 10 और 20 का औसत क्या होगा, ये आपसे बहुत सिंपल प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा 14 और 28 से कटने वाली कौन सी संख्या है, विभाज्यता के नियम से पूछा गया था। आगे बढ़िए, एक दुकानदार 40 कुर्सियों को 40,000 में खरीदता है, 30 कुर्सियां खराब हो जाती हैं, बची हुई कुर्सियों को किस दाम में बेचे कि उसे 35% का लाभ हो, ये पूछा गया था। किसी वस्तु के मूल्य को 35% बढ़ाया गया, दुकानदार ने गलती से उस मूल्य को 35% घटा दिया, फिर घटे हुए मूल्य पर 35% बढ़ाने पर टोटल लाभ कितना हुआ? 3 बार में आपसे जो है सक्सेसिव पूछा गया था। आगे, 6400 रुपये ब्याज दिया गया था, 8% वार्षिक ब्याज की दर से रेट दी गई थी, और 3 साल पर कितना मूलधन होगा साधारण ब्याज आपसे पूछा गया था। 25 व्यक्तियों की कुल आय 30,000 रुपये है, यदि शिक्षक को जोड़ दिया जाए तो आय 25,000 रुपये हो जाती है। आने वाले शिक्षक की आय आपको बतानी थी। अगला, सिंप्लीफिकेशन के लगभग 3 प्रश्न, SICI का 1, परसेंटेज का 1, बॉड मास का 1, बोट, स्टीम एंड ट्रेन से आज कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। चलिए रीजनिंग की तरफ चलते हैं। देखिए, रीजनिंग के कुछ प्रश्न हैं।
आप किसी ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, मेंटल एबिलिटी का प्रश्न है। आप किसी ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, आपसे गलती हो जाती है और आप उसे अपनी गलती को बॉस को बताते हैं, तो बॉस की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये पूछा गया था। 12 घंटे में घड़ी की सुइयां कब संपाती होंगी, कितनी बार संपाती होंगी, ये पूछा गया था। 1 जनवरी 2100 को कौन सा दिन होगा, ये दिन निकालने के लिए पूछा गया था। बाकी कथन पूर्व धारणा से लगभग 5 प्रश्न। सेम एड्रेस के प्रश्न देखो फिर से आने शुरू हो गए हैं। आप सर्च करना वीडियो सेम एड्रेस बाई सक्सेस जंक्शन, वीडियो आपको मिल जाएगी, देख करके जाना। ट्रिक के द्वारा हमने समझाया है कैसे विद इन 2 सेकंड में आप जो है सेम एड्रेस पता कर सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं उनके पास में इसकी पीडीएफ भी पहुंच चुकी होगी। चलिए, इनपुट आउटपुट का आज फिर से प्रश्न एक आया है। इसके अलावा 2 प्रश्न रैंकिंग के थे। पेपर कटिंग फोल्डिंग का आज कोई प्रश्न नहीं है। अल्फ़ाबेट में जमाने का आया था। एम्बेडेड फिगर छिपी हुई आकृति आई थी। सिलोजिज्म के 2 प्रश्न हैं, एम्बेडेड हो गई। कोडिंग डिकोडिंग के 4 से 5 प्रश्न। एक प्रश्न पजल का भी था और डेट और पजल दोनों को शामिल करके बनाया गया था। कैलेंडर प्लस पजल मिक्स था, ठीक है। मानसिक अभिरुचि के 10 प्रश्न फिर से आने शुरू हो गए हैं। 2 प्रश्न सिटिंग अरेंजमेंट के, डायरेक्शन का भी 1 प्रश्न पूछा गया था। चलिए नंबर देख लेते हैं। तो मैथ जो है 20 नंबर का आया है और रीजनिंग 40 नंबर की, लगभग 60 से 62 नंबर का मैथ रीजनिंग आया है। साइंस 12 नंबर का, रिमेनिंग आपका जी के जीएस करंट अफेयर है। 2 से 3 प्रश्न इस शिफ्ट में भी गलत देखे गए हैं। स्कोर की बात करते हैं, 76, 79, 80, 81, 72, 80 ये स्कोर आज देखने को मिला है, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर 7052547003, इस पर मैसेज करके आपको अपने नोट्स से प्राप्त कर लेने हैं। जो भी आपका आगे एग्जाम है, एएसआई, एलडीसी, छात्रावास अधीक्षक, इन सब के नोट्स उपलब्ध हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, फॉलो कर लेना या फिर सर्च करके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तबीयत ठीक रही तो भाई सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस आएगा नहीं तो फिर देखा जाएगा। इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।